नीट 2025 खत्म हो चुका है और नीट 2026 का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है या फिर कैसे रोड मैप होना चाहिए, क्या प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ये सब बिना ध्यान में रखे तैयारी मत स्टार्ट करिएगा। प्लीज़ तैयारी मत स्टार्ट करिएगा। पहले प्रॉपर प्लान करिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। पहले प्रॉपर प्लान बनाइए कि आपको सिलेबस कब तक खत्म करना है, उसके बाद कब टेस्ट देना होगा, कहाँ से टेस्ट देना है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है। मतलब इतना समझ लो कि बिना प्लानिंग के अगर पढ़ाई किए तो जो आज तक का रिजल्ट आया वही सेम रिजल्ट आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बिना बदलाव के आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके रिजल्ट में कोई बदलाव आ जाएगा। पहले अपना प्लान चेंज करिए। तो देखो, नीट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका नीट में बायोलॉजी, और बायोलॉजी में ही आपके टोटल 50% जो होता है आपके पेपर का वेटेज आपका कहाँ से आता है, बायोलॉजी से। पूरा 50% आपको पता है, 180 में से 90 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से ही आते हैं। टोटल 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। तो इन दिस वीडियो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी कि देखो, प्रॉपर हम लोग 7 या 8 पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसमें हर एक चीज़ कवर होगी। किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना है, क्या एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, कितना डीपीपी लगानी होती है, किस तरीके से टेस्ट देना है, सिलेबस कब तक कंप्लीट कर देना है। हर एक चीज़ हम लोग एज इट इज बायो का, कि हाँ बायो में एटलीस्ट हम लोग 360 का आता है तो कम से कम हम लोग 360 में 360 तो अपने पक्के कर लें। देखो, अभी आपके पास पूरे साल का टाइम है, अभी एडजस्टमेंट मत करिए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था, अभी आपको एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास पूरा टाइम है अभी। तो देखो, अगर आप लोग चाहते हो बायोलॉजी का मैं 360 में 360 लाना, मेरे पास पूरा कंप्लीट प्लान है जो कि मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए। अदरवाइज एक कॉपी लो, पेन लो, रफली मेरे साथ साथ लिखते चलो। अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर दूंगी। आपको जाकर के मुझे एक बार बोल देना कि हाँ दीदी मुझे पीडीएफ दे दीजिए। ओके, तो देखो क्या होता है, हम लोग इस वीडियो के अंदर पेपर पैटर्न चेक करेंगे, सिलेबस कंप्लीशन चेक करेंगे कि कब तक सिलेबस हो जाना चाहिए, उसके बाद कब हमें कोई भी नई चीज नहीं टच करनी है, एनसीईआरटी इनफ है या नहीं ये भी डिस्कस करेंगे, नोट्स बनाना है या नहीं, शॉर्ट नोट्स कब बनाना है, किस तरीके से बनाना है, एनसीईआरटी रीडिंग कैसे करनी है कि हर एक लाइन एनसीईआरटी की समझ में आ जाए, टेस्ट कब से देना है, कितना देना है, और फुल सिलेबस देना है, पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज, हर एक चीज हम लोग पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, अभी आपके पास आज 18 मई है, ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 18 मई में भी आज या आपको कल वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास पूरा टाइम है, 6-7 महीने इस साल में 2025 में, उसके बाद 4 महीना रहेगा आपके पास 2026 में। पूरा आपके पास टाइम है। अब मत देखो, जितना टालते जाओगे ना, अपने जहन से ना एक बात तो निकाल दो कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, कि आपके पास बहुत टाइम है। आप थोड़ा रुक करके करोगे, थोड़ा मजे मस्ती कर लो, उसके बाद करोगे तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नीट का पेपर होता है प्रॉपर 11th एंड 12th दोनों आती है। 11th-12th आपने देखा है कि आप 2 क्लास में पढ़ते हो, दोनों साल का सिलेबस अगर आपको एक साल में पढ़ना है तो आप समझ सकते हो कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या मेंटल स्टेटस कैसा होना चाहिए आपका। और बिना अच्छे तरीके से फोकस्ड होकर के पढ़े आपका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। आपने इस साल का पेपर देखा था, रटने से कोई फायदा नहीं होगा, जो कि आपको इस साल के पेपर से समझ में आ चुका होगा। तो अगर बात करी जाए पेपर पैटर्न की, तो नीट में आपके 180 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से 45, केमिस्ट्री से 45। फिजिक्स केमिस्ट्री कैसी रहेगी वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बाद के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बायोलॉजी एक ऐसी चीज है कि वो एनसीईआरटी, देखो पूरा सिलेबस एनसीईआरटी से आता है। आपका बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आएगा सब कुछ एनसीईआरटी से। लेकिन बायोलॉजी में कुछ ऐसा न्यूमेरिकल है नहीं। जो बायोलॉजी में कुछ न्यूमेरिकल वाले पार्ट है जो कि जेनेटिक्स से आ जाता है, कई बार क्वेश्चन सेल डिवीजन से आ जाता है, तो वो अलग चीज है, वो भी आपको कुछ आएगा, कभी कभी नहीं पूछा जाता है ना। तो सब कुछ आपका एनसीईआरटी से आएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे मान लो न्यूमेरिकल आ गया, कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी का रहेगा, बट किस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो बायोलॉजी का जितना नंबर है अपना 360 आउट ऑफ 360, एटलीस्ट हम लोग इसको पूरा लेने का ट्राई करेंगे, ये भी पूरा ट्राई करेंगे। लेकिन बायो में अपन रिस्क नहीं लेंगे कि नहीं 360 में से 320 पर एडजस्ट कर लेते हैं, 360 में से 340 पर एडजस्ट कर लेते हैं, तब जाके आप इधर रिलैक्स कर सकते हो। उसके बिना आप तो सोचना भी मत। बायोलॉजी का पेपर आपने इस साल का देखा है कि कितना लेंदी था, ट्विस्टेड था, सब कुछ एनसीईआरटी से आया था, लेकिन डायरेक्ट लाइन नहीं पूछ ली गई थी, इसलिए बायोलॉजी को आप हल्के में मत लेना। बहुत बच्चे सोचते हैं कि अरे यार मैंने तो इस साल बायोलॉजी पढ़ा है, अब नेक्स्ट ईयर मुझे बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं। ये अप्रोच गलत है, ये अप्रोच मत रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस कंप्लीशन कब तक हो जाना चाहिए। तो सिलेबस आपका नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। लिख के ले लो यार मेरी बात, नवंबर तक कंप्लीट करो। और अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो मुझे बताना। 6 महीने हैं आपके पास नवंबर तक, जून से अगर भी जोड़ा जाए। मैंने इधर का पूरा 12 दिन छोड़ दिया है, मई का मैंने पूरा 12 दिन छोड़ दिया। आपका एग्जाम था 4 मई को,
को, आपके ऑलरेडी 14-15 दिन हो चुके हैं, कितना आपको टाइम चाहिए। अब मत टाइम वेस्ट करो, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैंने जो 12 दिन था मई का, मैंने वो लिखा ही नहीं है, क्योंकि अगर आप जून से भी स्टार्ट करते, मैंने मान लिया हाँ ठीक 12-13 दिन आपका 6 मंथ्स के अंदर आप वेस्ट करोगे ही करोगे। बीच में आपका दिवाली भी आएगा, नवंबर में ही आपका दिवाली आएगा, फिर रक्षाबंधन आएगा, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन चलता रहता है। बट ये जो 6 मंथ्स है, इसमें इससे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होने लगना। 11th क्लास 12th क्लास दोनों में 5-5 यूनिट है, कुछ चैप्टर्स हट चुके हैं, तो 19 चैप्टर एंड 13 चैप्टर, टोटल आपके पास 32 चैप्टर्स हैं। 32 चैप्टर्स अगर आप एक महीने में, आपके पास 6 महीने में आपको सिलेबस खत्म करना है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ, दिसंबर को अपन ने काउंट नहीं किया, नवंबर तक अपन को सिलेबस कंप्लीट करना है। 6 महीने हैं, 5-5 यूनिट है, टोटल 32 चैप्टर है। अगर हम लोग एक मंथ में अप्रॉक्स 5 चैप्टर भी करेंगे ना, तो भी अपने 6 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ बच्चों का ऐसा डाउट आएगा कि दीदी अगर हम कोचिंग ले रहे हैं तो वहां पे तो कोई और चीज पढ़ाई जा रही है। देखो, कोचिंग ज्वाइन करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोचिंग पे एकदम आंख बंद करके एकदम उसी के भरोसे मत बैठ जाओ। क्योंकि देखो, एक बात मेरी मानना, कोचिंग कितनी बड़ी से बड़ी कोचिंग हो, अगर उन्होंने कहा है ना वो दिसंबर में सिलेबस खत्म करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, कि वो दिसंबर में सिलेबस, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं स्टार्ट करेंगे अभी। वो आपका जो सिलेबस खत्म होगा वो जनवरी या फरवरी तक जाएगा। आप लिख के ले लो मेरी बात, जनवरी या फरवरी तक जाएगा। तो कोचिंग पर डिपेंड मत हो। एक तो यार वो टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, नो डाउट, लेकिन आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एकदम से कोचिंग के ऊपर मत डिपेंड हो जाओ। कोचिंग में जो चल रहा है वो चलने दो, बट एटलीस्ट बायोलॉजी तो आप खुद से कर सकते हो। जो सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, बाकी अगर आपने कभी और पढ़ा है तो उसका ट्राई करो, या फिर कहीं और से पढ़ने का ट्राई करो। नवंबर तक बायो खत्म कर लेना, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर सिलेबस बचा भी है, अगर आपका दिसंबर जनवरी में भी अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा है ना, तो बायो को सिर्फ आपको रिवीजन करना हो, सिर्फ बायो का रिवीजन करना हो। ये अप्रोच नहीं रखोगे ना तो फिर से नैया डुबाओगे आप अपनी, क्योंकि फिजिक्स का पेपर देखा है आपने, केमिस्ट्री का पेपर देखा है, और बायो का भी, बिना रिवीजन के, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के, बिना मॉक दिए आप अगर सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो इस बार का पेपर और कट ऑफ देख करके तैयारी ही छोड़ दिए हैं। यकीन मानो, बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी छोड़ चुके हैं। तो अगर आप 5 चैप्टर भी एक महीने में करोगे ना यार, 30 दिन होता है आपके पास एक महीने में, 30 दिन, मतलब आप एक चैप्टर को 6 दिन में अप्रॉक्स कर रहे होगे। ठीक है, तो आपके पास अगर 30 दिन है टोटल, मतलब 5 चैप्टर आपको एक महीने में कंप्लीट करना है, 6 महीने के अंदर आपका पूरा बायो कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर मान के चलो, नवंबर से ज्यादा मत लिखना। थोड़ा ना अपनी जिंदगी में ना जो डिसिप्लिन लेकर के आओ, थोड़ा अपने लिए एक डेडलाइन रखो कि अपन का बायो है, अपन को बायो इतने दिन में खत्म कर देनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट अगर बात करी जाए कि क्या एनसीईआरटी एनएफ है, देखो सब कुछ एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी है वो एक आपका बेस है। देखो, एनसीईआरटी में बहुत कुछ ऐसा लिखा है, आपको इस बार का पेपर देख के समझ में आ गया कि पेपर कैसा आएगा। देखो, पेपर इजी भी आ सकता है, पेपर टफ भी आ सकता है, आपको तैयार रहना है। अगर आप टफ वाला पढ़ोगे ना, तो इजी वाला तो दैट मीन्स कि आपको आता ही आता है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट थोड़ा ट्विस्ट करे तो आपको वो भी समझ में आना चाहिए, और अगर डायरेक्ट आ गया फिर तो आपको आना ही चाहिए। तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी इनफ है, एनसीईआरटी आपका बेस बनाएगी। बट एक कोई अच्छे टीचर को सिलेक्ट करो, उन्हीं के साथ बायो पढ़ो, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं ना, अभी देखो जब वो बेचारे नवंबर दिसंबर में स्टार्ट करेंगे, जनवरी फरवरी में जब क्रैश कोर्स लाते हैं, तो उन्हें 2 महीने के अंदर पूरा 32 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ऑब्वियस है वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, वो डीप नहीं जा सकते। बट अभी उनके पास टाइम है, अभी वो बहुत ज्यादा डीप जाएंगे, उतना डीप जाएंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाता है। रहेंगे, घूमेंगे वो एनसीईआरटी के किनारे किनारे, लेकिन आपको उनकी हेल्प इस वक्त लेनी चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, कोई भी एक अच्छा टीचर सेलेक्ट करो, उनसे पढ़ो। बायो में सेल्फ स्टडी पे मत जाओ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जब एक बात बताओ, जब आपके पास पूरा 12 महीने का टाइम है, ठीक है, 12-11 महीने जितने भी टाइम बचे, जब आपके पास पूरा इतने का टाइम है, आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आप कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं टॉपर होगा ना, वो मेरी वीडियो वैसे भी नहीं देख रहा होगा, उसको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो ना, तो आपको क्यों चाहिए कि मैं अभी, जब आपके पास पूरा साल है, तो आपको क्यों चाहिए कि ठीक है मैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडजस्ट कर लूंगा। थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, है ना, कि मैं अच्छी रैंक लेकर के आऊंगा, मैं अच्छी रैंक लेकर के आऊंगा। देखो, मैं मानती हूँ कि सिर्फ एम्स दिल्ली एक कॉलेज नहीं है, बाकी सारे भी कॉलेजेस हैं, लेकिन जब आपके पास प्रॉपर टाइम है तो एटलीस्ट अपना टारगेट तो बड़ा सेट करो। टारगेट बड़ा सेट करोगे तब सारी छोटी छोटी चीजें अपने आप हो जाएंगी। इसलिए एनसीईआरटी इनफ है, लेकिन एक टीचर की हेल्प डेफिनेटली लो। आपके पास टाइम है, आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, जो कि बिना टीचर की हेल्प से तो नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी की लाइन ही नहीं समझ में आती आप लोग को, तो फिर डीप नॉलेज कैसे हो जाएगा। तो एक टीचर की हेल्प लो, उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी पढ़ते चलो। नोट्स की अगर बात करी जाए, टीचर्स हैं वो आपकी सुविधा के लिए आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करें, दैट इज वेरी गुड,
वो आपको PDF प्रोवाइड करें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और ये कोविड के बाद से चलता चला आ रहा है। लेकिन अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप अपना 2-3 चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना करके देखिए, मेरे कहने पे मत जाइए। आप एक यूनिट उठाइए, उसका शॉर्ट नोट्स नहीं, उसका नोट्स बनाइए, अपने हाथ से लिखिए, और एक यूनिट वो लीजिए जो आप किसी भी टीचर के PDF को फॉलो कर लीजिए। आपको खुद डिफरेंस समझ में आएगा कि टीचर ने जो PDF दिया उससे बहुत बेटर है जो आपने नोट्स बनाया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी टीचर ने कुछ ही बता दिया किसी और बच्चे को, टीचर जो चीजें लिखते हैं ना अपने PDF में या फिर बोर्ड पे, वो चीजें लिखते हैं जो कि उन्हें लगता है कि किसी को नहीं समझ में आ रही, बट पर्टिकुलरली आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मान लो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, सर ने बता दिया कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा हो गया, बट आपको क्या नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि उनकी बोली हुई कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप मिस कर जाते हो, और जब आप रिवाइज करते हो तो आपको समझ में नहीं आता, अरे यार ये सवाल कैसे किया गया था। लेकिन जब आप खुद से नोट्स बनाओगे तो वहां पे आपके पास टाइम होगा, आप खुद से लिख सकते हो कि अच्छा इसका ये है, तो ये मुझे नहीं समझ में आता, चलो मैं इसको भी लिख लेता हूँ। आपको आपकी नोट्स म्यूजियम में ले जाके नहीं रखनी है सजा के, तो जो आपको नहीं समझ में आता है उसको लिख सकते हो। इसलिए खुद से नोट्स जरूर बनाओ, टीचर्स के PDF पे मत डिपेंड हो जाओ, मत डिपेंड हो। NCERT रीडिंग किस तरीके से करनी मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है। देखो जैसे ये है, ये एक कोई भी एक पैराग्राफ उठाओ, उस पैराग्राफ के बगल में यहाँ स्पेस दिया होता है, इस पैराग्राफ की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब यहाँ बगल में लिख लो। कैसे याद नहीं होगा, एकदम बेस्ट तरीका है NCERT पढ़ने का। हाईलाइट करो, जो हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, जो नहीं याद हो पा रहा है, बगल में लिख लो, और सिर्फ जब आप दोबारा NCERT पढ़ोगे ये बगल वाला ही आपको बस पढ़ना होगा। देखो मैंने ऐसे करके रखा है, ये मेरा हमेशा का तरीका था जो कि बहुत तगड़ा काम करता है। इसमें जितनी भी चीजें हैं या तो मैंने हाईलाइट करके रखी है, अदरवाइज ये मैंने साइड में रख दिया है, हर एक सवाल यहीं से आता है। ठीक है, ये है तरीका NCERT पढ़ने का, बेस्ट तरीका है। यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, इसके बगल में आप वो सारी चीजें लिखो जो कि इस पैराग्राफ में लिखी गई हैं। इससे आपको लैंग्वेज इजी लगेगा, आपको समझने में ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। टेस्ट की अगर बात करी जाए, जब तक नवंबर तक आपका, जब तक कि सिलेबस खत्म नहीं हो जाता, आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो या फिर आप यूनिट वाइज टेस्ट दो। मतलब जैसे प्लांट किंगडम हो गया उसका दे दो, फिर एनिमल किंगडम दे दो, फिर सेल दे दो, फिर बायोमोलिक्यूल दे दो, फोटोसिंथेसिस दे दो, ऐसे दे दो। अदरवाइज फर्स्ट यूनिट का दे दो, सेकेंड यूनिट हो जाए तो उसका दे दो। इस तरीके से क्या होगा, एक महीने के अंदर आपके कम से कम, अगर आप चैप्टर वाइज दे रहे हो तो आपका 5 टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल चैप्टर वाइज ही दो, वो ज्यादा जरूरी है। तो चैप्टर वाइज दोगे तो इस तरीके से 5 टेस्ट आपका एक महीने में हो जाएगा। और नवंबर के बाद कंबाइंड टेस्ट देना स्टार्ट करो, यूनिट वाइज टेस्ट दो, उसके बाद दिसंबर में यूनिट वाइज टेस्ट दो, उसके बाद 11th और 12th का अलग अलग टेस्ट दो, उसके बाद शिफ्ट हो जाओ फुल सिलेबस पे। जनवरी जब आपका खत्म होना, फेब से फुल सिलेबस टेस्ट देना बायोलॉजी का स्टार्ट कर देना, फरवरी से फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट अगर बात करी जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के पीछे मत भागोगी। मैं हर एक चैप्टर से 800 सवाल लगा लूंगा, मैं हर एक चैप्टर से 500 सवाल लगा लूंगा, कोई जरूरत नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है। एक चैप्टर उठाओ, उससे 100 से 150 से क्वेश्चन लगा रहे हो, दैट इज मोर देन एनफ। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये पता करना होगा क्वेश्चंस में क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। ठीक है, क्वेश्चन में क्वालिटी होनी चाहिए, कि ये नहीं कि एक ही चीज पे 4-5 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन डिफरेंट होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, तब जाके अगर आप एक चैप्टर से 100 to 150 क्वेश्चन कर रहे हो, दैट मीन्स कि अब आपका चैप्टर पूरा तैयार है। ठीक है, इसके अलावा DPP करो, टेस्ट करो, और कोई भी एक बुक ले लो बायोलॉजी की, कोई भी एक बुक ले लो, उतना आपके लिए एक सफिशियंट है, इतना करो अभी। ठीक है, अभी इतना करो, जब नवंबर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखेंगे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने पास पूरा टाइम रहेगा। नेक्स्ट रिवीजन कैसे करना है, देखो आपका होना क्या चाहिए प्लान। पहले आप क्लास लेक्चर देखो, कोई भी चैप्टर उठाओ उसका लेक्चर देखो, उसके बाद NCERT पढ़ो, उसके बाद DPP, उसके बाद बुक के क्वेश्चंस कर लो। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट डे आपको रिवीजन करना है, उसके बाद वीकली रिवीजन करना है। देखो जैसे आपने, आज संडे है, आज आपने कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, नेक्स्ट आपको यही, मान लो आज आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, कल सुबह आपको ये चैप्टर, मान लो आपने मैंने बोला था ना 4-5 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा, नेक्स्ट डे उसकी रिवाइज करो जो आज पढ़े। ठीक है, एक महीने में कोई भी एक चैप्टर इस तरीके से आपका 4 से 5 बार रिवाइज हो जाएगा, 4 से 5 बार रिवाइज हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि अरे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, रोते रहते हो, बहुत टाइम है आपके पास। 11-12 महीने कम नहीं होते हैं नीट क्रैक करने के लिए, बहुत टाइम है। लेकिन अगर बिना प्लानिंग के ना खच्चरों की तरह दौड़ते रहोगे ना, तो बेटा देखो कुछ नहीं मिलने वाला, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अपना प्लान बनाओ, अपना उस रास्ते पे चलो, और दिक्कत आती है मुझसे कनेक्ट करो, कोई भी आपके टीचर है आप उनसे कनेक्ट करो। हर कोई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करने के लिए बैठा है, आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, मैंने अपना मेंटोरशिप स्टार्ट किया है, जिसमें आपको डेली टारगेट्स दिया जाएगा। 15 से 30 मिनट का इंटरेक्शन होगा विद इन 15 डेज, मतलब कि एक महीने में 2 बार
15 से 30 मिनट तक की, जब तक कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए। देखो ऐसा नहीं कर सकते ना कि 1 घंटे तक पंचायत लगा के बैठे हैं, बट 15 से 30 मिनट मतलब अप्रॉक्स मैक्स टू मैक्स आधे घंटे तक इंटरेक्शन होगा, अगर 1 महीने के अंदर 2 बार। डेली टारगेट डेली मिलेगा। उसके अलावा प्रॉपर प्लान दिया जाएगा आपको, और साथ ही साथ गाइड भी किया जाएगा, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिल सके थोड़ा बहुत, जितना भी अपन कर सकते हैं उतना। तो अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और अगर लेने में कुछ भी इशू आता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से मैं आपको बता दूंगी। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपका पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पढ़ना। अगर आपको प्लान करने में प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं में भी कोई इशू आ रहा है, तब आप मेरा मेंटरशिप लेना। बट अगर आप खुद से मैनेज कर ले रहे हो तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप खुद से मैनेज कर ले रहे हो तो करो। एट द एंड इंपॉर्टेंट क्या है, एट द एंड आपका 2026 में सिलेक्शन होना चाहिए, आप कॉलेज में जाने चाहिए। बायो का मैंने पूरा बता दिया है। अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट में जाकर के कि दीदी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी एज इट इज लेकर के आओ, तो मैं आपके लिए उसका भी प्रॉपर प्लान बना के लाऊंगी। फिलहाल इतना समझ लेना, मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं मैं आपको एक बार समराइज कर देती हूँ। पेपर पैटर्न बायो का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, 50% वेटेज उसी का होता है। सिलेबस आपका नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। एनसीईआरटी इनफ है, लेकिन टीचर की हेल्प बहुत ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी रीड करने से आपको सिलेक्शन हो जाता तो इस साल हो चुका होता। नोट्स बनाना है, खुद का नोट्स होना चाहिए। एनसीईआरटी रीडिंग कैसे करनी है मैंने आपको वो भी बता दिया है। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज दो, उसका फिर यूनिट वाइज देना है, फिर 11th और 12th का देना है, एंड आफ्टर जैन आपको फुल सिलेबस टेस्ट पे शिफ्ट हो जाना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैटर क्या करता है, आपको क्वालिटी वाले क्वेश्चन पे जाना है, ना कि 1000 क्वेश्चन आपको करना है। एक चैप्टर के 100-150 क्वेश्चन करो, दैट इज मोर देन इनफ। रिवीजन का भी मैंने आपको बता दिया कि एक हफ्ते में एक चैप्टर आज किया, फिर उसको नेक्स्ट डे पढ़ो। वीक में संडे के दिन एक बात मेरी ध्यान रखना, सैटरडे संडे को कोई भी नई चीज़ मत पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करना। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब बच्चों को ये बोल दिया जाता है ना कि संडे को रिवाइज करो, संडे को उनको छुट्टी हो जाता है, प्लस संडे को साथ साथ टाइम नहीं मिल पाता इतना कि इतना ज़्यादा जो भी हफ्ते भर उन्होंने पढ़ा वो रिवाइज कर सकें। तो इसलिए सैटरडे एंड संडे 2 दिन रखो, 2 दिन कुछ मत करना। अगर मान लो आपकी सैटरडे को क्लास हो रही है, आपने कहीं की क्लास ले रखी है, तो सैटरडे को सिर्फ वो क्लास करो। 5-6 घंटे की क्लास होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। सैटरडे को सिर्फ वो क्लास करो, उसके अलावा सिर्फ जो बाकी के 5 दिन पढ़े उसको रिवाइज करो, दैट्स इट। सिर्फ इतना करना है, ओके। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।